हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का वो हमने देख लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने ये बात कर ली है, जिसमें हमने बात की थी क्या होगा। पहला स्ट्रक्चर एक आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसे हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक, फिर उसके हमने बात की थी दूसरा कंपोनेंट क्या, एरिना ऑफ मेटाबॉलिज्म, या जिसे हमने टर्म दिया था साइटोप्लाज्म। और तीसरा कंपोनेंट एक जो सबसे बेसिक सेल है उसके लिए हमने बात कर ली है जेनेटिक मटेरियल की। ठीक, जेनेटिक मटेरियल। और जो एडवांस सेल है उसमें डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, यहाँ साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है, कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है। और इधर हमें कई सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, दूसरा जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर कवर हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिल जाएगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक, ये एक एडवांस सेल की जब बात करेंगे, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, यूकैरियोटिक सेल, तब उसका हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। और जब हम किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ये तीन कंपोनेंट से बना हुआ था। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इस सेल मेम्ब्रेन की, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम स्ट्रक्चर है, सेम रोल है ना। तो सबसे पहले हमें बात करनी है सेल मेम्ब्रेन की, है ना। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का और क्या नाम है वो लिखो, ऑल्सो नोन एज। क्या क्या इसको हम और टर्म से जानते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा वर्ड लिखा जाता है प्लाज्मा लेमा। तीसरा इसका नाम है बायो मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। और इसको हम बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसके कुछ टर्म्स हैं जो हम और यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायो मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमने इसका और नाम लिख लिया। इसका दूसरी बात हमें क्या समझनी है, दूसरा एक पॉइंट यहीं पे ऐड कर लेना है, दैट इज द आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। हर सेल का ये सबसे बाहर वाला लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब यहाँ पे आउटर लिखा है, आउटर मोस्ट नहीं लिखा हुआ है। आउटर मोस्ट लिखना गलत हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पे आपके थोड़े से नॉलेज के बेसिस पे कंपैरिजन देख लें, तो जब हम किसी एनिमल सेल की बात करते हैं, किसकी, एनिमल सेल की, तब इसका आउटर मोस्ट जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन का नाम आप बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। तब आपका आंसर सेल मेम्ब्रेन सही है, फिर आपका आंसर क्या है, सही है। लेकिन जब यहाँ पे कोई बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, कोई फंगल सेल है, या कोई प्लांट सेल है, कौन कौन सी, कोई बैक्टीरियल सेल, कोई फंगल सेल या फिर कोई प्लांट सेल है, तब इसका जो आउटर मोस्ट
लेयर होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग होएगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जिसे हम बोल देते हैं सेल वॉल। तब क्या हो जाएगी? सेल वॉल। यहाँ पे एक एडिशनल लेयर और है जिसका नाम है सेल वॉल। अगर एनिमल सेल है तो आपने सिर्फ बोला कि उसके पास क्या है आउटर मोस्ट जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब अगर यही कोई प्लांट सेल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल मैंने मान लिया कि न्यूक्लियस में है, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, और इनका ग्राउंड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये हमने बात एक एनिमल सेल के केस में ये हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन यही अगर आपको प्लांट सेल की बात करनी हो तो प्लांट सेल के केस में क्या करोगे, ये इनका जेनेटिक मटेरियल कुछ हमने सेल ऑर्गेनेल्स मान लिया, साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर आपको एक और आउटर कवरिंग देखने को मिलेगी जिसे हम नाम दे देंगे सेल वॉल। ये क्या हो जाएगा? सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक। तो यहाँ एडिशनल एक आउटर कवरिंग होती है। तो आउटर मोस्ट एनिमल सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन यही आउटर मोस्ट जब आपसे पूछा जाए आउटर मोस्ट प्लांट या फंगल सेल या फिर बैक्टीरियल सेल, तब क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ये सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमें आज जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन की बात हमने स्टार्ट कर ही ली है। सेल मेम्ब्रेन को हम पढ़ रहे हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन का क्या नाम है वो आपने देख लिया, ऑल्सो नोन एज, है ना, ये आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये आपका बात क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब केमिकल कॉम्पोजिशन पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये दो मॉलिक्यूल से मेनली बना हुआ है। पहला फॉस्फोलिपिड एंड सेकेंड वन इज द प्रोटीन। ये दो मॉलिक्यूल्स इनके मेन हैं। इन एडिशन टू आपको इनके साथ तीसरा भी नाम लिख लेना है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स भी इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक। तो केमिकल कॉम्पोजिशन की जब बात की जाए तो ये तीन नाम जरूर याद रखने हैं, जिसमें से मेन कॉम्पोजिशन ये बनाता है फॉस्फोलिपिड। मेन कंपोनेंट ये है, मेन कंपोनेंट ये है फॉस्फोलिपिड, ठीक। तो केमिकल कंपोजिशन की बात हो गई। अब इनके मेन कंपोनेंट को भी हम देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी का केमिकल कॉम्पोजिशन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लेना है। ह्यूमन के आरबीसी का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो आपको एक पहले नोट कर लेना है, फिर हम एवरेज कॉम्पोजिशन पे जाएंगे, है ना। तो जब इसकी बात की जाए तो इसमें प्रोटीन आपको जो देखने को मिलता है, प्रोटीन का जब हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 52% प्रोटीन है। कितना? 52% प्रोटीन। और लिपिड आपको याद रखना है 40%, ठीक। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है और भी जो कार्बोहाइड्रेट एंड देन ये और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे। अब आपसे एक एवरेज कंपोजिशन याद रखना है। एक एवरेज कंपोजिशन क्या है? एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन
कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म में हम सीएम लिख रहे हैं, है ना। तो इनका लिपिड का परसेंटेज, लिपिड कितना है, लिपिड का परसेंटेज नोट करेंगे 40%, लिपिड आप लिखो 40%। दूसरा कंपोनेंट प्रोटीन 58 से 59%, और तीसरा कंपोनेंट आपका कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए आप लिख लो कितना, लगभग 1 से 2%, है ना। तो ये इनका एवरेज कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस लिपिड में, लिपिड लिखें या फॉस्फोलिपिड लिखें, बात एक ही है ना। लिपिड का एक टाइप है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, वो हम जब बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे तब ये आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो एक तो ये इनके केमिकल कॉम्पोजिशन पे बात बहुत बनता है सवाल, एक तो इस पे ह्यूमन आरबीसी पे लिपिड का और प्रोटीन का परसेंटेज मैच करना होता है, वो आप ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इस पे थोड़ा ध्यान आपको बना के रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमें बात करनी है क्या कंपैरिजन, ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन वेरी करता है, तो आपका आंसर आएगा नो। तो नोट करके एक पॉइंट यहीं पे लिख लो, केमिकल composition of cell membrane is same in both, चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कोई सेल के टाइप से इनका केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी नहीं करता है। हाँ, फंक्शनली इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर सकता है कि फंक्शन कैसा है, परसेंटेज वेरी कर सकता है, कॉम्पोजिशन वेरी नहीं कर सकता है। कॉम्पोजिशन में बायोमोलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यही तीनों होंगे, लेकिन इनका परसेंटेज वेरी कर सकता है ना। परसेंटेज कभी देख लो, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है एवरेज कॉम्पोजिशन में हमें लिपिड ये दिख रहा है, लेकिन हम जब बात करते हैं इधर आरबीसी में तो लिपिड का परसेंटेज कम है, नहीं सॉरी लिपिड का सेम है, प्रोटीन का परसेंटेज आपको वेरी करता हुआ दिखेगा, ठीक है, वो फंक्शन के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट यही नोट में ही सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट आप नोट करोगे एवरेज या परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख देता हूं सीधा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, इज वेरिएबल, है ना। ये डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन, सेल का फंक्शन कैसा है इस पर, इस बात पर डिपेंड करता है, रोल क्या है उस फंक्शन का, उस पर डिपेंड करता है कि उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसा होगा, किसी में प्रोटीन कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसी सेल के स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले हमने देखना है, पहले हमने नाम देख लिया, कॉम्पोजिशन देख लिया, अब इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई साइंटिस्टों ने एफर्ट लगाया टाइम टू टाइम, है ना, जिसमें कुछ मॉडल्स दिए गए इनिशियली जो है, एक्चुअली हम बात करें तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है सेल मेम्ब्रेन का, वो भी एज अ मॉडल है। मॉडल का मतलब एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चरली उसको हमने ऑर्गेनाइज करके समझाना है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहीं, थर्ड पॉइंट चाहे आप लिख के, जैसे जैसे सेल उधर माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट होता गया,
वैसे हमारा सेल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इवन हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन को भी हम इलेबरेट कर पाए, है ना। तो यहां पे लिखोगे विद द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, विद एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी reveals the structure of cell membrane। उसमें से कई मॉडल्स हैं जो टाइम टाइम पे दिए गए। देयर आर सम इंपॉर्टेंट models that explain the structure of cell membrane, that explain the structure of cell membrane are। कौन कौन से मॉडल्स हैं उनके बारे में अपन को थोड़ा सा बात करना है, जिसमें से सबसे पहला जो मॉडल था उसका नाम लिखो ट्राइलैमेलर मॉडल। ट्राइलैमेलर मॉडल। दूसरा मॉडल लिखो दूसरा मॉडल है इनका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और तीसरा जो मॉडल अपन को पढ़ना है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये तीन मॉडल्स हमें समझने हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है ना। ठीक है, तीन मॉडल को अपन को बात करनी है, समझना है, जिसमें से सबसे पहला मॉडल है ट्राइलैमेलर मॉडल। इसके बारे में हम देखते हैं। अब सबसे पहले इसी की हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज द ट्राइलैमेलर मॉडल। और ट्राइलैमेलर मॉडल इनिशियली सबसे पहला मॉडल है और ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है जो सही है और कुछ बातें हैं जो गलत हैं। सबसे पहले इस मॉडल को किसने दिया उनका नाम लिख लो। दो साइंटिस्ट हैं, डैनियली और डेफसन। कब? 1935 में। डैनियली LLI, हाँ ये ध्यान रखना है, एंड डेफसन in 1935 ये मॉडल दिया था। डैनियली एंड डेफसन इन 1935। इसको और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है सैंडविच मॉडल। इसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। और इसी से आपको ये बात समझनी है। सैंडविच में हम क्या देखते हैं? आपका ब्रेड का एक पीस, दूसरा नीचे एक ब्रेड का पीस, और सब कुछ जो आपके वेजिटेबल्स हैं वो इधर आप रख के खाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका ये मॉडल है, इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं सैंडविच मॉडल। इन्होंने, डैनियली एंड डेफसन ने क्या कहा वो अब हम बात यहां पे करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल cell membrane is made up of two layers of
प्रोटीन, और जिसकी थिकनेस यहां पे इन्होंने बताई, इसकी थिकनेस भी साथ में याद रखना है। थिकनेस ऑफ ईच लेयर, एक लेयर की थिकनेस में यहां पे लिख रहा हूं, ईच लेयर इज अबाउट या इज 20 एंगस्ट्रॉम। ये एक लेयर का थिकनेस था, मतलब प्रोटीन 2 लेयर की है, तो प्रोटीन लेयर की जो थिकनेस थी वो टोटल कितने, 40 एंगस्ट्रॉम की। ठीक, और इन दोनों लेयर्स के बीच में, इन बिटवीन प्रोटीन लेयर्स, जो 2 प्रोटीन के लेयर्स थे, इनके बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट था, ये इनका मानना था। इन बिटवीन द प्रोटीन लेयर, नेक्स्ट आप लिखोगे इन बिटवीन द प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर के बीच में, प्रोटीन लेयर फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड लेयर इज प्रेजेंट। और इस लेयर की थिकनेस इन्होंने बताई कितनी, इसकी थिकनेस इन्होंने बोली लगभग 35 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। 35 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस इन्होंने बोली। अब स्ट्रक्चर देखना, प्रोटीन की एक लेयर बाहर की तरफ, प्रोटीन की एक लेयर इन्होंने बोली कि बाहर की तरफ है, और प्रोटीन की ही एक लेयर और अंदर की तरफ, और इसके बीच में प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड की लेयर, इसके बीच में प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड की लेयर। इस तरह से फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रोटीन लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। अभी ये हमें समझना होगा, ये फॉस्फोलिपिड को हम इस तरह से ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जैसे आपको फॉस्फोलिपिड का बारे में पता चलेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा ऐसा क्यों रिप्रेजेंटेशन। अब इसके थिकनेस की बात कर लें तो इनके अकॉर्डिंग थिकनेस क्या है, इस प्रोटीन की लेयर की थिकनेस कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम, और इसकी प्रोटीन की लेयर कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम, और इस फॉस्फोलिपिड की लेयर की थिकनेस कितनी, 35 एंगस्ट्रॉम। ये आपको इस तरह से एंगस्ट्रॉम, ये 20 एंगस्ट्रॉम और ये 20 और ये 35, तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई मेम्ब्रेन की, टोटल थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो टोटल थिकनेस की जब बात करते हैं तो वो आपकी आ जाएगी कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम। और ये जो इन्होंने बोला ये बिल्कुल सही है, आज भी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो सही है, यही आती है, इतनी थिकनेस आती है, इसी के आसपास की। अब इन्होंने जो कॉम्पोजिशन की बात की कि मेम्ब्रेन जो बना है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना है, वो ठीक था, थिकनेस इनका जो एक्सप्लेनेशन था वो भी ठीक था, लेकिन ये अरेंजमेंट गलत था। अभी क्या गलत था वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन मॉडल को जो आपका सैंडविच मॉडल है वो कुछ इसी तरह से इनका डेनियल एंड डेविसन का मानना था। अब यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो आपकी ब्रेड की लेयर है सेम एज इट इज प्रोटीन की ये वाली लेयर, दूसरी ये प्रोटीन की लेयर, बीच का मटेरियल ये फॉस्फोलिपिड से बना जैसा है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कह दिया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी मेम्ब्रेन दूसरा मॉडल आया जिसका नाम है आपका क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उन्होंने कुछ मॉडल को एक मॉडिफाई नहीं किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया। ये सेल मेम्ब्रेन की बात हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हम सेल मेम्ब्रेन बात कर रहे हैं केमिकली या जो भी जैसा कंपोजिशन है, और ये जो सैंडविच मॉडल है, ऐसे दोनों मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम है। दोनों मेम्ब्रेन कौन सी, अब हम दूसरे मॉडल पे चलते हैं। दूसरा मॉडल है आपका
पहले इस पे आते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इस मॉडल को दिया रॉबर्टसन जी ने। रॉबर्टसन, कब, ये ईयर भी नोट कर लेना है। रॉबर्टसन ने दिया इसको 1959 में। 1959 में इन्होंने कहा बस ये कि सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन दोनों का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है। अब ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन क्या है? आप एक सेल की हम बात करें अगर, तो ये आउटर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है इसको हमने क्या बोल दिया? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी के अंदर जो ये हमने न्यूक्लियस मान लिया, कोई सेल ऑर्गेनेल एक हम बना लेते हैं, जैसे ये सब में पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट मान लिया, तो ये भी मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है। ये भी किससे बना हुआ है? मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है ना। ऐसे आपने लाइसोसोम पढ़ा हुआ है, उसके चारों तरफ भी क्या है? मेम्ब्रेन है ना। तो ये मेम्ब्रेन जो है इसका नाम इन्होंने रख दिया ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन, इन्होंने बस इतना बोला कि जो ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है बोथ आर सेम। यूनिट मेम्ब्रेन नाम दे दिया। यूनिट का मतलब वन, एक मेम्ब्रेन है, कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वाली मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है, नहीं, इसका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जैसा ही है, कोई अलग नहीं है। तो रॉबर्टसन जी ने कह दिया क्या? सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन both are same, both are structurally and functionally same, ये इनका मानना होता। बट इन दोनों मॉडल्स की प्रॉब्लम क्या थी वो अब यहां पे हम नेगेटिव या डिसएडवांटेज के तौर पर बात करेंगे। ये तो अभी हमने बोला कि भाई इन्होंने जो कहा थिकनेस, यही लगभग इन्होंने भी बोली जो थिकनेस डेनियल एंड एब्सन ने बोली थी, थिकनेस इनके अकॉर्डिंग भी वही सेम थी। तो थिकनेस में कोई चेंज नहीं था। डिसएडवांटेज क्या है इन दोनों मॉडल्स का? एक साथ मैं लिख रहा हूं दोनों मॉडल्स का। डिसएडवांटेज की बात यह है, ये दोनों मॉडल सेल को, जो सेल की हम पढ़ते हैं कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है। क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती? ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। यही इसका डिसएडवांटेज है, ये नोट कर लो। बोथ मॉडल आर नॉट explain the selective permeable nature of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन का ये जो सेलेक्टिव नेचर है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, एक और बात यहीं पे ऐड कर लेनी है, ये आपने ऑल्सो नोन एज में एक नाम लिखा था बायो मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? बायो मेम्ब्रेन। तो ये रॉबर्टसन जी ने ही ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन को एक साथ अगर आपको डिनोट करना है, एक टर्म लिखना है, देन इसको आप क्या बोलेंगे? बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? जब हम ऑर्गेनेलर
एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों के बारे में एक शब्द, एक वर्ड बोलना है तो हम बायो मेम्ब्रेन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये आप अंडरलाइन कर लेना है। अभी सेलेक्टिव परमेबिलिटी का नेचर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, वो जस्ट इसके बाद वाला मॉडल पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा, अभी बस आपको यहाँ पे लिखना है। एंड नेक्स्ट जो मॉडल है तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा मॉडल है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। इस मॉडल को दिया किसने, दो नाम लिख लो, सिंगर एंड निकोलसन। कब, 1972 में, इन 1972, ठीक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसमें दो वर्ड है, पहला वर्ड है फ्लूइड। मुझे नहीं लगता इसको किसी को डाउट है फ्लूइड वर्ड को समझने में। दैट इज ए लिक्विड, जस्ट लाइक लिक्विड। फ्लूइडिटी मतलब हम लिक्विड की बात कर रहे थे। एक वर्ड है दूसरा मोज़ेक। मोज़ेक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। मोज़ेक का मतलब है रैंडम। क्या होता है, रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यही इसकी सबसे अच्छी बात थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। इन्होंने भी वही बात करी केमिकली, जो अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, केमिकली सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी है, फॉस्फोलिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है। बट इन्होंने बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करी, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी जो थिकनेस की बात आती है, थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की बात आती है, वो इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, बट है लगभग उतना ही। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की जब बात की जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो इन्होंने बोला 70 to 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। कितना, 70 to 100 एंगस्ट्रॉम मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है। ये आपको ध्यान रखना है सिंगर निकोलसन के मॉडल के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये हाँ, ये मॉडल जो हमारा है दैट इज अ लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ये मॉडल के बारे में एक बात ये भी लिख लो, दिस इज द लेटेस्ट मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये लेटेस्ट मॉडल है एंड ये वाइडली एक्सेप्टेड है, एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, एक्सेप्टेड मॉडल है। ज्यादातर साइंटिस्ट इसी मॉडल को वैलिड मानते हैं, है ना। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है वो आपको बात समझनी है, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने क्या कहा, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये आपको बस इतना याद रखना है। क्या है सिंगर एंड निकोलसन का स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसको ध्यान से हाईलाइट करके लिखना, प्रोटीन आइसबर्ग in the ocean of phospholipid। बस इतनी बात अगर आपको याद रही तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता इस मॉडल के रिगार्डिंग। प्रोटीन आइसबर्ग इन द ओशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, बस। या इसी को और आसान तरीके से समझ सकते हैं क्या, एक मिठाई है गुलाब जामुन, उसको बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से, एक कंटेनर
कंटेनर में हम शुगर सोल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं, शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, और इसमें हम बनाते हैं अपना वो गुलाब जामुन बना के उसको डिप करते हैं। ये हमारी गुलाब जामुन। अब इसको आपको इससे कंपेयर कर लेना है। ये क्या हो गया, शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, और ये आपकी क्या है, गुलाब जामुन। ठीक है, ये गुलाब जामुन आपकी क्या हो गई, दिस इज द प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन। और शुगर सॉल्यूशन को हम क्या मानेंगे, फॉस्फोलिपिड, दैट्स इट। प्रोटीन आइसबर्ग, आइसबर्ग ये ऐसे ही होता है, एक बड़े ओशन में पानी, जो कि पानी मेन उनका कंपोनेंट हुआ, मेन हिस्सा बनाता है, और छोटे छोटे आपको वो बर्फ के टुकड़े दिखते हैं, तो वो आइसबर्ग कहे जाते हैं। तो प्रोटीन का बना हुआ आइसबर्ग, दैट इज द गुलाब जामुन इन द ओशन ऑफ शुगर सोल्यूशन या फॉस्फोलिपिड। ये इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर याद रहा तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब आते हैं इनके मॉडल पे, क्या इन्होंने कहा। ये तो इनका स्टेटमेंट हो गया कि प्रोटीन का आइसबर्ग है, किसमें, फॉस्फोलिपिड के ओशन में। मतलब इस स्टेटमेंट से एक बात और देखो समझ आ जाती है, ओशन ऑफ फॉस्फोलिपिड बोले तो फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन का क्या है, मेन कंपोनेंट। और दूसरी बात क्या समझ आ जाती है, जब इन्होंने बोला प्रोटीन आइसबर्ग, आइसबर्ग कोई पैटर्न नहीं होता, ऐसा पानी में वो पैटर्न नहीं है कि हाँ वो एक लाइन से अरेंज होंगे, वो रैंडम होते हैं। कैसा होते हैं, रैंडम अरेंजमेंट होता है आइसबर्ग का। और इसका तो बेसिस यही था, नाम जो रखा था मोज़ेक। तो ये जो प्रोटीन का प्रेजेंस है फॉस्फोलिपिड में, जो प्रोटीन के साथ, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के साथ प्रेजेंट है, उसका कोई पैटर्न नहीं है। जैसा कि डेनियल एंडरसन ने कहा कि प्रोटीन की एक लेयर ऊपर होती है, एक नीचे होती है, दैट इज अ पैटर्न। वो पैटर्न इन्होंने नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। प्रोटीन रैंडमली, मोज़ेकली वो प्रेजेंट होती है, किसमें, फॉस्फोलिपिड में, किसमें, फॉस्फोलिपिड में, फॉस्फोलिपिड की लेयर में। ठीक है, आगे देखो क्या कहा इन्होंने, आगे मैं इसको और लिखता हूं। इसके दो कंपोनेंट थे, पहला हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड जो है ये बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब दो लेयर के प्रेजेंट, दो लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से। इस तरह से क्यों बना रहे हैं, उसका रीजन अभी हम फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट, इसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। इसको क्या लिखोगे, फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर, एक लेयर को, इसके साथ भी सेम यही बात लिखोगे। ये दूसरी फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर हो गई आपकी। अब इन दोनों को एक साथ अगर आपको बोलना है तो आप लिख दोगे, हाँ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में है। दूसरी बात, फॉस्फोलिपिड इनका मेन कंपोनेंट बनाता है सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड क्या है, इट मेक्स मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट, मेन कंपोजिशन, मेन कंपोनेंट है। मतलब फॉस्फोलिपिड का मेन प्रोपोर्शन इसी से बना हुआ है। ठीक है,
थिकनेस इन्होंने वही बोली जो लगभग 35 एंगस्ट्रॉम है ना। अब फॉस्फोलिपिड को इन्होंने बोला फॉस्फोलिपिड मेन कंपोनेंट है। फॉस्फोलिपिड दो, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो फॉस्फोलिपिड दो पार्ट से बना हुआ है। एक इसका हेड रीजन है और दूसरा टेल रीजन है। क्यों ऐसा बोला इन्होंने? देखो, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का जो नेचर है वो यहां पे लिखते हैं। नेचर इसका एम्फीपैथिक होता है, एम्फीपैथिक है, एम्फीपैथिक नेचर है, एम्फीपैथिक नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मॉलिक्यूल जिसका नेचर दोनों हो। दोनों कौन सा? वो हाइड्रोफिलिक भी हो, हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता हो और हाइड्रोफोबिक नेचर भी शो करता हो, हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता हो। हाइड्रोफोबिक नेचर का भी हो और हाइड्रोफिलिक नेचर का भी हो। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाएगा या एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ठीक। और फॉस्फोलिपिड का ये नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो, अब इसके हम नाम देते हैं, ये जो अपन सर्कल बनाते हैं इसको बोलते हैं हेड। क्या बोला जाएगा? हेड। ठीक। और हेड इसका फॉस्फोलिपिड का ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कैसा नेचर का? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो हेट करे वाटर से, हेट टू वाटर। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर। ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर समझ रहे हो? जिसके बॉन्ड पोलराइज नहीं होते हैं, है ना। दूसरा जो आपने ये टेल वाला पार्ट बनाते हैं इसको बोला जाता है, ये हिस्सा टेल। और टेल इसका होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ये क्या होगा? ये लव टू वाटर, पानी से बहुत इसका अच्छा रिश्ता है। एंड दूसरी बात याद रखनी है, ये पोलर नेचर का होता है, पोलर इन नेचर। मतलब क्या हुआ? एक और बात यहीं पे ऐड कर लेना है। हाइड्रोफोबिक वाटर से हेट करता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ इसका अच्छा रिश्ता है तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे किसकी बात? फॉस्फोलिपिड की। कुछ फॉस्फोलिपिड के नाम भी याद रखने हैं आपको जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। जैसे बात करें, एक्चुअली लिपिड में फॉस्फोलिपिड का नाम याद रखना, अभी इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, ये टेल रीजन है, ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देगा, है ना। अब इसको फ्लूइडिटी नेचर क्यों प्रोवाइड करता है वो देखो, यहीं पे मैं आगे ऐड ऑन करता हूं। जो इसका टेल वाला पार्ट है, ये मेनली बना होता है, या मेनली क्या, दैट इज रिच इन, मेनली नहीं लिखेंगे, दैट इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। टेल कैसा होता है? रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड से बना होता है लिपिड या फैट, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में हो, जैसे हमारे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, है ना। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके टेल वाले पार्ट में बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छा खासा है, और इस वजह से ये कैसा नेचर शो करेगा, इसका नेचर होगा फ्लूइड नेचर। कैसा नेचर हो जाता है? फ्लूइड नेचर, फ्लूइड नेचर। और ये जो फॉस्फोलिपिड है, कौन सा? फॉस्फोलिपिड है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंस की वजह से जो हमारे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है दैट इज मेंटेन। फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड। किससे मेंटेन करी जाती है? इसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। अब फ्लूइडिटी मेंटेन करना जरूरी क्यों है, ये आपको समझना है। फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेल के कई एक्टिविटीज को एक्सप्लेन कर पाती है। जैसे सेल ग्रोथ, अगर सेल ग्रो करती है, आप अगर कह रहे हो सेल ग्रो करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? इलास्टिक होनी चाहिए। सॉरी। सेल का आपने पढ़ा है कि फूड इनगल्फ करती है, एंडोसाइटोसिस करती है। सेल मेम्ब्रेन इन आपका क्या कर जाती है? इनवेजिनेट कर जाती है, फिर वो इनगल्फ करती है, एक्सोसाइटोसिस करती है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल का ग्रोथ होता है ना, सेल डिवाइड करती है। ये सारी प्रॉपर्टीज इसी फ्लूइडिटी से एक्सप्लेन होएगी, ठीक है। तो ये फ्लूइडिटी ऑफ द जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर है वो प्रोवाइड करता है। दैट्स इट। आगे कल बात करते हैं।